गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साजों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, सांचोर का एकमात्र संस्थान जहां पर केवल और केवल एग्रीकल्चर साइंस संचालित हो रहा है, तो जिन बच्चों ने 10th क्लास उत्तीर्ण कर ली है वो अपना एडमिशन आकर के करवा सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट। बालिकाओं के लिए सुंदर अवसर है कि भारत सरकार द्वारा यानी कि कृषि मंत्रालय द्वारा इन्हें 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जिसमें शर्त ये है कि उन बालिका के 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% या इससे अधिक परसेंटेज होने पर उन्हें यह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अपना टॉपिक चल रहा था साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, और जिसमें अपन डिस्कशन कर रहे थे कोशिका एकल झिल्ली युक्त कोशिका। पहले वीडियोज में अपन ने अंतःपृष्ठीय जालिकाएं, गोल्जिकाएं, रसदानी, रिक्तिका, तारक केंद्र जैसे कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइबोसोम। राइबोसोम एक झिल्ली कोशिका है और जिसकी खोज चार्ल्स पहले 1953 में। ये राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल दैट इज आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर के बने हुए, और राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। प्रोटीन संश्लेषण के समय जब ये राइबोसोम की उपिकाएं हैं, ये कोशिका द्रव्य में पड़ी रहती है, ठीक है। और इन राइबोसोम का संश्लेषण है वो करती है केंद्रिका। कौन करती है? न्यूक्लियोलस। केंद्र के अंदर अपन ने केंद्र की संरचना पढ़ी। केंद्र के अंदर एक संरचना पाई जाती है, एक या संख्या में 2 गहरे हल्के भूरे रंग की होती है, जिसको केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रिका राइबोसोम की इन उप इकाइयों को निर्मित करने का कार्य करती है। तो जब कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण करना है उस समय राइबोसोम की आवश्यकता पड़ती है। तो वो राइबोसोम की उप इकाइयां बढ़ती केंद्र के अंदर है, और केंद्र से होते हुए जो केंद्र के झिल्ली केंद्र कला में केंद्र छिद्र पाए जाते हैं, उस केंद्र छिद्र से होते हुए ये राइबोसोम की उप इकाइयां हैं तो कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य में Mg2+ आयन की सांद्रता पर निर्भर करेगा कि राइबोसोम की उप इकाइयां जुड़ेगी या फिर टूटेगी। मतलब कि राइबोसोम का संयोजन एवं वियोजन, संयोजन का मतलब दोनों उप इकाइयों का आकर के जुड़ना, वियोजन का मतलब अलग होना। तो राइबोसोम का संयोजन एवं वियोजन मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक है, छोटी और बड़ी दोनों उप इकाइयां आपस में आकर के बाइंड हो जाएंगी। यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम है तो टूट जाएगी। अब बाइंड कब करवाना है? जब प्रोटीन का संश्लेषण करवाना है तब। और जब प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या क्या घटक चाहिए? एक तो चाहिए एमआरएनए। क्या चाहिए? एमआरएनए।
और दूसरा चाहिए राइबोसोम। तो ये mRNA है, ठीक है, और इस mRNA पर ये राइबोसोम की उपिकाएं एक उपिकाई आकर के इस प्रकार से जुड़ती है, जिसको कहते हैं, बहुत सारे राइबोसोम आकर के इस प्रकार यहाँ जुड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। और ये पॉलीराइबोसोम 1 by 1 आते रहते हैं और एक एक अमीनो अम्ल को लेकर के इसके साथ बाइंडिंग करके प्रोटीन को संश्लेषित करवाने का काम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए होता है, वो होता है डबल हेलिक्स। डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड और एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। ये हो गया अनुलेखन और ये हो गया अनुवादन। अनुलेखन या अनुवादन की क्रिया के द्वारा जो प्रोटीन बनता है, तो उस संदर्भ में इस राइबोसोम की आवश्यकता पड़ती है। वो राइबोसोम इनको इस पॉलीराइबोसोम फॉर्म या बहुराइबोसोम कंडीशन में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। इसका आधार है अवसाधन गुणांक के आधार। अवसाधन गुणांक के आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के, एक 70S, दूसरा 80S। यहाँ पर S है, ये स्वेडबर्ग नियतांक है, स्वेडबर्ग नियतांक, यानी कि यहाँ पर S है वो स्वेडबर्ग को प्रदर्शित करता है। और स्वेडबर्ग एक ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक है जिन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के माध्यम से इन राइबोसोम को अलग से खोजा था, अलग से डिस्कवर किया था। तो राइबोसोम को अवसाधन गुणांक के आधार पर एक 70S और दूसरा 80S प्रकार के राइबोसोम में विभक्त किया जाता है। 70S राइबोसोम की 2 उपिकाएं होती हैं, एक छोटी उपिकाई जो 30S है, बड़ी उपिकाई 50 है। 30 और 50, छोटी और बड़ी दोनों उपिकाएं आपस में मिलकर के 70S राइबोसोम को निर्मित करने का कार्य करते हैं। इस तरफ 80S प्रकार का राइबोसोम जिसमें छोटी उपिकाई 40S, बड़ी उपिकाई 60S, ये दोनों इकाइयां मिलकर के 80S राइबोसोम को निर्मित करने का काम करते हैं। कि सर यहाँ 30 और 50 तो 80 होते हैं और 60 और 40 100 होते हैं, तो आप इनको 80 कैसे कह रहे हैं, इनको 70 कैसे कह रहे हैं? इनका अवसाधन गुणांक, अवसाधन गुणांक का मतलब स्वेडबर्ग ने जब राइबोसोम को आइसोलेट किया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के माध्यम से, तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो मॉलिक्यूलर भार यानी कि आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर इसको हम क्या कर दिया, आइडेंटिफाई, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर राइबोसोम के संदर्भ में प्लस एडिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं बैठता है। यहाँ पर निर्भर करेगा इसका अवसाधन गुणांक और आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर इसको अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया। 70S प्रकार का राइबोसोम है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये ध्यान रखें कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, यूकैरियोटिक, लेकिन उसमें राइबोसोम 70S प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। तो सभी यूकैरियोटिक में तो 80 होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में ये 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं और ये किसी भी झिल्ली के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए नहीं रहते, अर्थात ये झिल्ली विहीन कोशिकाएं माना जाता है। दो प्रकार के हैं, 70S 80S। 70S राइबोसोम आकार में छोटे प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम आकार में बड़ी और सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम दो इकाइयों से बने होते हैं, जिसमें एक छोटी उपिकाई और दूसरी बड़ी उपिकाई, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं। दूसरा कोशिकांग है वो है रसदानी रिक्तिका। रिक्तिका केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में एक या अधिक छोटी या बड़ी गोलाकार एकल झिल्ली से घिरी हुई रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें भरे द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में अधिकांश अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है, जिसे अजैव पदार्थ या एर्गास्टिक पदार्थ कहा जाता है। इसके अजैविक पदार्थ में शर्कराएं, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, अकार्बनिक अम्ल, वर्णक द्रव्य आदि घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। पौधों में बहुत से आयन एवं दूसरे पदार्थों का सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी में इसका अभिगमन होता है। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी से कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। पादप कोशिकाओं में रसदानी कोशिका का लगभग 90% भाग घेरे रहती है और इन्हीं रिक्तिका में पाए जाते हैं वर्णक और उन्हीं एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है और इन्हीं वर्णक की उपस्थिति के कारण पादपों की पंखुड़ियों का रंग है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से पादपों की पंखुड़ियों के लिए पंखुड़ियों का अलग अलग रंग के लिए ये पादपों में पाई जाने वाली रिक्तिका उत्तरदायी होती है और इनकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को जिस प्रकार से अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं उसी प्रकार से इनकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी है सूक्ष्मकाएं। ये एकल कला से घिरी हुई थैली के जैसी संरचना होती है जिसका निर्माण अंतःप्रद्रवीय जालिका व गोल्जी बॉडी के टूटने से होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है परऑक्सीसोम और दूसरी होती है ग्लाइऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम में परऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में तोड़ने का कार्य करता है, यानी कि जो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक होता है। तो इस परऑक्सीसोम में परऑक्सीडेज प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं। उस परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण उस टॉक्सिक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रभाव को कम किया जाता है। इस प्रकार आज के लेक्चर वीडियो में अपन ने के कोशिकांगों की संरचना होती है पूरी। कल अपन डिस्कशन करेंगे कोशिका विभाजन। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।